बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज बात करेंगे MGT 501 के लेसन नंबर 3 की। मैं हूं प्रोफेसर फैजान गुराया। ऑर्गेनाइजेशन एंड कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है और उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। ठीक है। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की सिंपली बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन एक ग्रुप ऑफ पीपल को लोगों के ग्रुप को कहते हैं जो कि एक खास पर्पज के लिए ज्वाइन होते हैं, जिनका ज्वाइन होने का मकसद एक खास है। क्या? An organization is not a random group of people who come together by chance. They consciously and formally establish to certain goals. किसी खास मकसद के लिए जब ये ज्वाइन होते हैं तो उसको ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। उसने क्लियरली कहा कि एक्सीडेंटली नहीं ज्वाइन होते, इंटेंशनली ज्वाइन होते हैं। ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि कोई कंपनी होगी तो वही ऑर्गेनाइजेशन होगी। एक पार्टनरशिप बिजनेस भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। इवन इवन एक सोल ट्रेडरशिप बिजनेस जिसमें दो चार लोग काम कर रहे हैं, वो भी ऑर्गेनाइजेशन ही है। ठीक है। नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन दो तरह की, एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। द पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज लेजिटिमेसी एंड ऑफिशियल रिकग्निशन। वो पार्ट जो ऑफिशियल है उसे फॉर्मल कहेंगे और जो अनऑफिशियल पार्ट है उसे इनफॉर्मल कहेंगे। और वैसे भी अनऑफिशियल पार्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी नहीं होता। कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में चार कंपोनेंट्स हैं। एक टास्क है, पीपल, स्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी। क्या मतलब? ये चारों होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन बनेगी। कि किसी टास्क, किसी खास काम के लिए लोग इकट्ठे हुए। ठीक है। पीपल यानी कि लोग। स्ट्रक्चर एक खास स्ट्रक्चर। इंडिविजुअली डिस्कस स्टडी कर लेते हैं। टास्क क्या है? दिस कंपोनेंट कैन बी डिफाइंड एज अ मिशन और पर्पज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑर्गेनाइजेशन। कि ऑर्गेनाइजेशन के होने का मकसद क्या है। ये टास्क है, यानी कि मैंने कुछ और बताया था। पीपल, द वर्कफोर्स और ह्यूमन पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर इज द बेसिक अरेंजमेंट ऑफ पीपल। लोगों की अरेंजमेंट, यानी कि कौन सा बंदा क्या काम कर रहा है। कोई अकाउंट्स को डील कर रहा है, कोई बंदा कस्टमर्स को डील कर रहा है। यानी कि इवन आप एक बैंक की ब्रांच की बात कर लें तो वहां पे कैशियर एक सेपरेट है, टेलर कस्टमर्स को डील करने के लिए सेपरेट है, मैनेजर सेपरेट है, ऑपरेशन मैनेजर है, जो मुख्तलिफ काम हर बंदे ने वो साइन हुए हैं। तो दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चर। और टेक्नोलॉजी, जो भी मैकेनिकल या इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज हैं, प्रॉपर्टी है, उसको टेक्नोलॉजी कहेंगे। ये चार चीजें मिलेंगी तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन बनेगी। किसी भी प्लेटफॉर्म पे, किसी भी जगह पे आप इसको कंपेयर करके देखना चाहें तो आप कर सकते हैं कि आया वाकई ये ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। तो आप इनको जब चेक करेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि हर जिसको हम ऑर्गेनाइजेशन कह रहे हैं उसमें ये चार चीजें लाजमी मौजूद हैं। ठीक है। इसके बाद आ गया सिस्टमेटिक अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की सिस्टमेटिक अप्रोच। अब सिस्टमेटिक होता है कि एक प्रॉपर सिस्टम। दे ऑपरेट विद इन द एनवायरमेंट। They are composed of building blocks called elements, components, subsystems. They have central purpose against the organization efforts and subsystems. क्या है सर जी, कि जो आप हाईलाइट कर रहे हैं ये आएगा कि हाइडिंग यार ये डेफिनेशन ना में। जो इंपॉर्टेंट पार्ट है जिससे, यानी कि रीड तो सारा ही करना होता है लेकिन इससे कंसंट्रेशनली रीड करना होता है ताकि हमारे एमसीक्यूज इजीली सॉल्व हो सके। ठीक ये है। डेफिनेशन के तौर पे अगर वो सवाल पूछ लेता है कि सिस्टमेटिक अप्रोच टू मैनेजमेंट, अगर शॉर्ट क्वेश्चन आए तो हम ये सिंपली जो हाईलाइटेड है ये ये लिख चारों सकते क्वेश्चन हैं। लिख देंगे तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इस टू लेंथी नहीं है, शॉर्ट क्वेश्चन में इतना लेंथी तीन नंबर तो का हम सवाल लिखने आना है। बैठेंगे तो वो। शॉर्ट क्वेश्चन तीन नंबर का होता है, वो एक नंबर तो का तो हाँ होता जी। नहीं है। जी। ठीक है। तो तीन नंबर को तीन लाइनें होंगी तो तीन नंबर मिलेंगे ना। कैसे मिल जाएंगे? ठीक है सर। ठीक है। नेक्स्ट। अच्छा जी, ओपन वर्सेस क्लोज सिस्टम्स। ऐसे सिस्टम्स जिनका दायरा कार, यानी कि जिनके रूल्स रेगुलेशन फिक्स्ड हो कि ये काम है, इस तरह करना है, इसमें कोई नई एडिशन नहीं करनी, कोई चीज छोड़नी नहीं है, हर चीज को तरतीब के साथ लेके चलना है। दिस इज कॉल्ड क्लोज सिस्टम। और ओपन सिस्टम वो होते हैं जिनके अंदर काम पता है कि ये करना है। आपको ये आज़ादी होती है कि आप उसको अपने लिहाज से, अपने तरतीब से, अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हैं। उसका वे ऑफ कंप्लीशन चेंज अपनी मर्जी से डिजाइन कर सकते हैं। ये ओपन सिस्टम्स कहलाते हैं। ठीक है।
अ क्लोज सिस्टम डज नॉट इंटरेक्ट विद आउटसाइड एनवायरनमेंट, ये सिस्टम एनवायरनमेंट से बाहर किसे डिस्कस नहीं करता, ऑल्दो फ्यू सिस्टम्स एक्चुअली टेक दिस फॉर्म। ठीक है, ये बहुत कम होता है, अब तो खैर ये बहुत ही कम है। क्यों? क्योंकि जो हमें बाहर भी हर एक से डील भी करना होता है, और इवन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी हमें बहुत सी चीजें वक्त के साथ साथ चेंज करनी पड़ती हैं। तो क्लोज सिस्टम में इस चीज की ऑप्शन नहीं होती। ये देखिए क्लियरली, however all organizations are open system dependent on the input from the outside world such as raw material, human source, capital and output to the outside world। हर ऑर्गेनाइजेशन ओपन सोर्स होती है कि जिसमें बाहर से सामान अंदर आना है, अंदर से बाहर जाना है। और दूसरी चीज जो मैंने आपको बताई कि उसकी इंटरनल वर्किंग, ये दोनों चीजें। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्लोज सिस्टम में नहीं होती। फिर एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस, इस पे बात पहले भी हो चुकी है, दोबारा बता दूंगा। एफिशिएंसी क्या है? कि आप कोई भी काम कितनी स्पीड से करते हैं, यानी कि काम कर सकते हैं कि नहीं, दिस इज योर एफिशिएंसी, कि ये मैं काम कर सकता हूं। हाँ, कितना अच्छा कर सकता हूं, ये मेरी इफेक्टिवनेस होगी। मैं पढ़ाना जानता हूं, ये मेरी एफिशिएंसी है। मैं कितना अच्छा पढ़ाऊंगा, ये मेरी इफेक्टिवनेस है। ठीक है, आप काम करते हैं तो कर सकते हैं, तो आपकी एफिशिएंसी है। लेकिन किस एक्सपर्टीज के साथ करेंगे, वो आपकी इफेक्टिवनेस है। फिर आगे हमारे पास सब सिस्टम। सिस्टम थ्योरी आल्सो एम्फसाइज दैट ऑर्गेनाइजेशन इज वन लेवल इन सीरीज ऑफ सब सिस्टम। फॉर इंस्टेंस, पाकिस्तान एयरफोर्स इज सब सिस्टम ऑफ आवर डिफेंस इंडस्ट्री। यानी कि सिस्टम के अंदर सिस्टम। इसको आप इस तरह से ले लें कि ये जो हमारा मंशा है, मियां मंशा, निषाद ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री जिसे कहा जाता है, इसके अंदर निषाद लाइनन है, यानी कि जो टेक्सटाइल सेक्टर है। फिर ये इनका कंस्ट्रक्शन सेक्टर है। उसके बाद शुगर मिल्स हैं। फिर दीवान सीमेंट भी मेरा इसी का है शायद। फिर ये मुस्लिम कमर्शियल बैंक। यानी कि बहुत से सब सिस्टम्स मौजूद है एक सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर। लाहौर के अंदर वो जो है एम्पोरियम माल, वो भी इसी का है। फिर आगे हमारे पास सनर्जी। सिस्टम थ्योरी आल्सो पॉपुलराइज द कॉन्सेप्ट ऑफ सनर्जी which states that the whole is greater than the sum of its parts। सनर्जी वैसे कहते हैं किसी काम को करने के लिए, यानी कि इसको, बल्कि नहीं, इसकी डेफिनेशन प्रॉपर देखते हैं हम। सनर्जी, द इंटरेक्शन और कॉपरेशन ऑफ टू और मोर ऑर्गेनाइजेशंस, substance or other agent to produce combined effect greater than sum of their separate effects। यहां भी यही बात इसने की है, कोई डिफरेंट चीज तो बताई नहीं। खैर, ये सनर्जी होता है कि कितना बेहतर दो ऑर्गेनाइजेशंस आपस में डील कर लेती हैं, इसको सनर्जी कहते हैं जी। ठीक है, यही बात वो कह रहा है कि ओवरऑल होल ग्रेट जो है वो ग्रेटर होगा सम ऑफ इट्स पार्ट। फॉर एग्जांपल, 3 million हैव अप्लाइड टू इट्स कोर टेक्नोलॉजी फॉर एडेसिव ऑफ मैनी प्रोडक्ट्स फॉर इंडस्ट्रियल सीलर और पोस्ट इन नोट्स। 3 million हैज नॉट हैड अ स्टार्ट ऑफ स्क्रैच। ये अजीबोगरीब मिसालें दे रहे हैं। ठीक है, चलें। सनर्जी हमारे पास क्या है कि ओवरऑल जो दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन या एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ओवरऑल हम डीलिंग कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल से 3 million हैज अप्लाइड टू कोर टेक्नोलॉजी। ओवरऑल हमने एक टेक्नोलॉजी के ऊपर, कोर टेक्नोलॉजी के ऊपर 3 million का बजट रख दिया जी। अब टेक्नोलॉजी के अंदर क्या क्या प्रोडक्ट्स आनी है, वो बाद में डिसाइड होगा, तो ये उसकी सनर्जी होगी। फिर हमारे पास आता है जी हॉथॉर्न स्टडीज। Western Electric Company, a manufacturer of communication equipment, hired a team of Harvard researchers led by Elton Mayo and Fritz अ, जी, हॉथॉर्न और ये जी एल्टन मायो और फ्रिट्स ने एक रिसर्च कंडक्ट की, हार्वर्ड रिसर्चर्स थे, वेस्टर्न ईस्ट कंपनी के कहने पे। और इनकी जो सीरीज थी वो 1924 से 1932 तक चली, और इनकी स्टडी को हॉथॉर्न स्टडीज कहते हैं, हॉथॉर्न। ड्यूरिंग द फर्स्ट एज ऑफ द प्रोजेक्ट,
Various working conditions, particularly the lighting of factory, were related to determine the effect of these changes in productivity. अच्छा, ये इसका शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि वैसे मेरा ख्याल है शॉर्ट क्वेश्चन कम ही आएगा इसका। नॉर्मली वो सिर्फ एमसीक्यूज में पूछता है कि ये स्टडी कितनी देर तक चली। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह कोई नहीं आया इसका कभी, और इसको तफसील से पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ इतना ही काफी है। ह्यूमन रिलेशन व्यू पॉइंट कोई जरूरत नहीं है। हाँ, चैलेंज ऑफ टूडेज ऑर्गेनाइजेशन, आज ये ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से चैलेंजेस फेस करती है। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमारे पास है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी तो बहुत मेजर चैलेंज है, जो कंपनी अब टेक्नोलॉजी पे नहीं चल रही वो कंपनी पीछे रह जाती है। डाइवर्स वर्कफोर्स, ये भी अंडरस्टूड बात है कि अब मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है तो उनमें वर्कफोर्स भी बहुत डाइवर्स है, मुख्तलिफ कंट्रीज से, मुख्तलिफ कल्चर से, मुख्तलिफ रिलीजन से ताल्लुक रखते हैं। मल्टीपल स्टेक होल्डर्स। डाइवर्स वर्कफोर्स मतलब? यार सिंपल है कि अगर कोक की कोका कोला के जो यूनिट्स हैं उनकी एक सेंट्रलाइज मीटिंग होती है, तो कोका कोला को जो हमारा पाकिस्तान रीजन है इसको हेड करता है टर्की। ठीक है, तो जब वो टर्की का हेड ओवरऑल तमाम रीजन्स की एक मीटिंग करे तो उसमें किस किस कंट्री के लोग होंगे। दिस इज अ डाइवर्स पर्पस। देखो लिखा हुआ है जेंडर, एज ग्रुप, एजुकेशन, ये तो सिंपल मिसाल उसने दी है, लेकिन हम कंट्री वाइज भी लेते हैं, हम कल्चर वाइज भी लेते हैं, हम रिलीजन वाइज भी लेते हैं, ये सारा डाइवर्स वर्कफोर्स आता है। डन सर, ये शोर्ट एमसीक्यूज भी आ सकता है। हैं? नहीं राइट सर। नहीं, इस तरह की चीज नहीं सवाल पूछता, ये सिंपल है, हर एक को पता है इसका। मल्टीपल स्टेक होल्डर्स, ये क्वेश्चन है। स्टेक होल्डर कहते हैं वो लोग जिनका ताल्लुक है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो इसमें कौन से हैं? सप्लायर्स, इन्वेस्टर्स, कंज्यूमर्स, लीडर्स, लेंडर सॉरी, जिन्होंने उधार दिया है, जिनको चीजें बेच रहे हैं, यानी कि हमारे कस्टमर्स, हमारे कंज्यूमर्स, हमारे इन्वेस्टर्स, हमारे सप्लायर्स, इवन हमारे एम्प्लॉयज। ठीक है, एम्प्लॉयज यहां उसने लिखा है लेकिन एम्प्लॉयज भी आते हैं बीच में। फिर आगे हमारे पास ये रैपिड चेंज, ग्लोबलाइजेशन की टर्म्स ले जी। ये टर्म्स जो हैं ये लाजमी करनी होती हैं, हर लेसन के एंड में मौजूद हैं, और ये आपके इनमें से ही एमसीक्यूज बन जाते हैं अक्सर औकात। ये डेफिनेशन आ गई सर जी में? जी, डेफिनेशंस। हाँ नेक्स्ट डन लेसन सर। नंबर 4 हमारे पास पीपल एंड देयर बिहेवियर, लोग और उनका बिहेवियर। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो अल्टीमेटली हमने बिहेवियर के बारे में तो लाजमी पढ़ना है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना एक हेक्टिक काम होता है। अब हर इंसान का बिहेवियर डिफरेंट है, इसीलिए तो बिहेवियर को स्टडी करने का को साइकोलॉजी कहते हैं, और साइकोलॉजी की डेफिनेशन ये होती है कि कोई डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो मेंटल एबिलिटी को स्टडी कर रहा होता है, और हर एक इंसान की मेंटल एबिलिटी डिफरेंट है, इसलिए साइकोलॉजी, साइकोलॉजी की प्रॉपर डेफिनेशन है, ये नहीं है कि नहीं है। लेकिन हम अगर जनरल ओवरऑल बात करें तो साइकोलॉजी कोई डेफिनेशन नहीं है। क्यों? जो डिफाइन किसको करेंगे, हर चीज तो डिफरेंट है उसके अंदर। सेम इज द केस जब हम बिहेवियर की बात कर रहे हैं, तो हर इंसान का बिहेवियर डिफरेंट है, हर इंसान का। ठीक है, अब देखो कॉन्सेप्ट ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर, लोगों का इकट्ठे काम करने का कॉन्सेप्ट क्या होता है। उसमें सबसे पहले उसने बात किया कि वाई टू वर्क इन ऑर्गेनाइजेशन, हम इस ऑर्गेनाइजेशन में काम क्यों कर रहे हैं। पीपल कैन बी मोर प्रोडक्टिव व्हेन वर्किंग इन ग्रुप्स देन व्हेन वर्किंग अलोन। व्हाट मैनेजर कैन डू एंड व्हाट मैनेजर्स कैन नॉट डू व्हाइल मैनेजिंग पीपल। लोग ग्रुप में ज्यादा अच्छा बेहतर काम करते हैं एज कम्पेयर टू अलोन। और फिर वो बात कर रहे हैं मैनेजर को इस क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। Basic purpose of working or existence of organization is link individuals in relationship, allow tasks to fulfill the objectives। खैर इसकी इतनी जरूरत नहीं है पढ़ने की। हम बात करते हैं डायरेक्टली, फोकस ऑन ऑर्गेनाइजेशन जी। गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के गोल्स क्या होते हैं। तीन तरह के हैं जी, एक कॉग्निटिव है, अफेक्टिव है, और बिहेवियरल है। ये कंपोनेंट्स हैं लोगों के एटीट्यूड के। लोगों का जो एटीट्यूड एटीट्यूड या बिहेवियर ही कह लें, वो तीन तरह का होता है। यहाँ तो कॉग्निटिव है कि थिंकर्स होते हैं, ये लोग सोचते हैं, नई चीजें तलाश करने की कोशिश करते हैं। इफेक्टिव होते हैं जिन्हें इमोशनल्स कहा जाता है। बिहेवियरल, जो कुछ करना चाहते हैं। ठीक है, ये थिंकर्स एट ए टाइम बिहेवियरल भी हो सकते हैं,
कि वो थिंक कर रहे हैं कुछ करने के लिए, या फिर खाली सोचते ही रहते हैं। और फीलिंग्स, वो लोग जो इमोशनल होते हैं, ये थिंकर भी हो सकते हैं, ये डूइंग बिहेवियरल भी हो सकते हैं, फीलिंग वाले भी। तो एक ही टाइम पे एक कंपोनेंट, दो कंपोनेंट्स एक इंसान में हो सकते हैं, तीनों भी हो सकते हैं, लाजमी नहीं है कि ना हो। लेकिन ये बहुत रेयर होता है कि तीनों कंपोनेंट्स एक ही इंसान में मौजूद हो। अच्छा खैर, हमने ये बाकी तो पढ़े नहीं। गोज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, क्या मकसद है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को स्टडी करना? द एम्फेसाइज विल बी ऑन एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी, रिड्यूस एब्सेंटिज्म एंड टर्नओवर। क्या मकसद है जी? एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो, उनकी एब्सेंटेसी कम हो, एम्प्लॉय का छोड़ के जाना कम हो। ठीक है। अब यहाँ पे मुझे ना एक वीडियो याद आ गई। मैंने एक वीडियो देखी कि एम्प्लॉय आता है अपने एम्प्लॉयर के पास के, सर मुझे इंक्रीमेंट चाहिए। तो एम्प्लॉयर उसे क्या कह रहा है कि जनाब आपको किसी जगह अच्छा खाना खिला दें, आपको इंक्रीमेंट आपने क्या करना है छोड़ें, हम आपको टूर करवा देते हैं, ठीक है, एक दिन की छुट्टी दे देते हैं, कोई यहाँ पे कोई इवेंट अरेंज कर लेते हैं। यानी कि इंक्रीमेंट की बात नहीं कर रहे, इधर उधर की बातें सिर्फ चल रही हैं। फिर एम्प्लॉय छोड़ जाता है। तो कह रहे हैं, तो फिर एम्प्लॉय ये सोच रहा होता है, हर किस्म की फैसिलिटी तो मैं इनको देता हूँ, तो फिर ये क्यों छोड़ के जा रहे हैं? ठीक है। तो क्या है कि ये सारी चीजें ख्याल रखना है। दिस इज कॉल, ये रीजन है कि हम ऑर्गेनाइजेशन गोल को क्यों स्टडी, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को क्यों स्टडी कर रहे हैं, या क्यों ये जरूरी है। ऑर्गेनाइजेशन सिटीजन, अ फोर्थ टाइप ऑफ बिहेवियर बिकमिंग इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, कि वो बंदा ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हो। ठीक है। इसमें तो बड़ी बेहतरीन मिसाल मेरे अपने ऑफिस की है कि मेरे ऑफिस में, ऑफिस की टाइमिंग है 9 से 5:30 बजे तक। बीच में 1 घंटे की ब्रेक होती है। स्टूडेंट, वहाँ के एम्प्लॉयज अक्सर 1.5 घंटा भी कर लेते हैं, ऑफिस वालों ने कभी नहीं कहा। लेकिन ऑफिस में 10 बजे से तकरीबन 9:30 पौने 10 से पहले कोई बंदा नहीं पहुंचता। बड़ी कोशिश करते हैं ऑफिस के जो ऑनर हैं वो, कि स्टूडेंट्स टाइम, यानी कि वर्कर्स टाइम पे आए। बड़ी दफा उन्होंने कहा भी, डांटा भी, लेकिन कोई टाइम पे नहीं आता। अब क्यों नहीं आता? क्योंकि शुरू शुरू में उनका वो अक्सर पूछते थे कि जनाब ये ऑर्गेनाइजेशन किसकी है, ये इदारा किसका है, ये फर्म किसकी है। तो हमने जब ये कहना कि सर ये आपकी है, तो वो बड़ा गुस्सा करते थे। वो कहते थे कि ये आपकी अपनी है, जिस दिन आप ये समझोगे कि ये आपकी है, उस दिन आप इसके साथ लॉयल होगे, फिर आप अच्छा काम करोगे। तो आप अक्सर कई दफा मीटिंग में बात करें ना कि यार आप क्यों नहीं टाइम पे आते, जो थोड़े से फ्रैंक होते हैं वो ये बात करते हैं, सर आप खुद ही कहते हैं कि हमारी अपनी है, तो हमारा जब दिल करता है तब हम आ जाते हैं। खैर, ऐसा होता नहीं है, लेकिन राइट सर। क्योंकि उन्होंने थोड़ा सा रिलैक्स किया हुआ है, वो खुद ही मना नहीं करते। ठीक है, क्योंकि वो कहते हैं जी मुझे जो मैंने काम दिया है, मुझे काम चाहिए। अगर आप ब्रेक ज्यादा करना चाहते हैं करें, लेट आना चाहते हैं आए, कोई मसला नहीं है। चले आप 9:30 बजे तक आते हैं, 10 बजे तक आते हैं, कोई इशू नहीं है। आप शाम को 5:30 बजे, 5:15 बजे चले जाएं, 6 बजे चले जाएं, कोई मसला नहीं है। लेकिन जो काम दिया है, काम इन टाइम पूरा होना चाहिए, वो नहीं रहना चाहिए। ठीक है। अब टैक्स की जो लास्ट डेट्स होती हैं, जिस तरह अब तो खैर नहीं, लेकिन 30 सितंबर को हम रात को पौने 12 बजे वहां से ऑफिस से निकले थे। ऑफिस का टाइम 5, 5:30 बजे तक था। तो हमें उसका कौन यार, उन्होंने एक्स्ट्रा नहीं पे किया। इसलिए क्यों? क्योंकि उनको पता है कि जब मैंने काम लेना है तो फिर मैंने लेना है। खैर, वापस आते हैं। तो लोग फिर रुकते भी हैं, उन्हें पता है कि जब हमें रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा रहा तो फिर रुकना है, तो फिर रुकना है। द कोग्निटिव कंपोनेंट कंसिस्ट ऑफ पर्सन बिलीव, ओपिनियन, नॉलेज, इंफॉर्मेशन हेल्ड बाय पर्सन। कोग्निटिव कंपोनेंट क्या है? कि लोगों के बिलीव, ओपिनियन, नॉलेज, इंफॉर्मेशन हर लिहाज से एक दूसरे के साथ मैचिंग हो, मिलते जुलते हो। ठीक है, लोग वक्त गुजारेंगे तो एक दूसरे के बारे में उनके साथ अफेक्शन क्रिएट होगी। द इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड इज द इमोशनल और फीलिंग, ये मैंने पहले आपको बताया। ठीक है। बिहेवियर कंपोनेंट क्या है? रेफर टू अटेंशन, बिलीव इन अ सर्टन वे, किसी खास मकसद के लिए जिस तरह कुछ करना है जी, ये बिहेवियरल कंपोनेंट है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर टू इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। नहीं, इसमें कुछ भी काम का नहीं है जी। ये ऑर्गेनाइजेशन एंड ह्यूमन बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशन का ह्यूमन बिहेवियर का, यहाँ पे वो थोड़ा सा लिंक क्रिएट कर रहा है। एक उसने फार्मूला बनाया कि बिहेवियर इज इक्वल टू एफ, फंक्शन ऑफ पर्सन एंड एनवायरनमेंट। ये बहुत मैटर करता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का अगर एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा रिजिड है, सख्त है,
कोई रिलैक्सेशन नहीं है, कोई फ्रैंकनेस नहीं है, कोई डिस्कशन नहीं है। काम करना है तो करना है, करना है तो करना है। तो वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाती। वहाँ के एम्प्लॉयज अपने आप को ऐसे महसूस करते हैं जैसे हम किसी जेल में मौजूद हैं। इन सिंपल वर्ड, बिहेवियर इज द फंक्शन ऑफ पर्सनल एनवायरनमेंट इन विच ही इज वर्किंग, द पर्सन एंड द एनवायरनमेंट। लोग और कहाँ वो काम कर रहे हैं, ये दो चीजें बहुत मैटर करती हैं। अब एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो लेकिन लोग कामचोर हो तो तब भी काम नहीं चलता। फिर वो ऑर्गेनाइजेशन वाले उससे माजूद कर लेंगे, जनाब आपकी बड़ी मेहरबानी है हमारे पास आने की, लेकिन आप कहीं और जा काम करें। पर्सन की बात करें तो पर्सन में क्या है? स्किल्स एंड एबिलिटीज, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी परसेप्शन, एटीट्यूड, वैल्यूज, एथिक्स, ये सारी चीजें उसके एक पर्सन का हिस्सा होती हैं, उसके एटीट्यूड का, उसके बिहेवियर का। उसके पास स्किल्स क्या हैं, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। आप पर्सनैलिटी पे बात करते हैं। पर्सनैलिटी आप अगर देखें तो बहुत से लोगों की मुख्तलिफ होती है। इवन कई लोग आप सिंपली देखें कि आम सी शलवार कमीज पहने तो उन्हें बहुत ज्यादा खूबसूरत लगेगी। कई बेहतरीन पैंट कोट भी पहने तो लेकिन वो अट्रैक्टिव नहीं लगते। कोई बंदा आपके पास खड़ा है और आप उसके सामने बात भी नहीं कर पा रहे, ह्यूमन आपकी मुलाकात पहली है, तो वो उसकी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा इम्प्रेसिबल है। कि उसने और उसकी पर्सनैलिटी ने आपको बगैर कुछ डिस्कशन के, बगैर कुछ कहे इतना इंप्रेस कर दिया कि आप उसके सामने बात नहीं कर पा रहे। दिस इज द पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट्स। नेक्स्ट है जी परसेप्शन। वी यूज द मेंटल प्रोसेस ऑफ परसेप्शन टू पे अटेंशन सेलेक्टिवली टू सम स्टिमुलाई एंड क्यूज इन आवर एनवायरनमेंट। हम अक्सर का परसीव कर लेते हैं कि यार ये बंदा इस तरह कर रहा है तो ये बंदा ऐसा होगा। ठीक है। जिस तरह के एक बंदा जो है, परसेप्शन की मुझे मिसाल याद आ गई। हम एमबीए कर रहे थे यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से, हमारा लास्ट सेमेस्टर चल रहा था, ये सेकंड लास्ट सेमेस्टर था। तो किसी काम से हम वाइस चांसलर के ऑफिस में गए, एडमन ब्लॉक में गए। तो वहां पे हमने एक बंदा ना, रूटीन से उसने पैंट शर्ट पहनी हुई थी और नीचे उसने स्लीपर पहने हुए थे, पैंट शर्ट के नीचे स्लीपर। तो वहां टहल रहा था। तो थोड़ी देर बाद उसे बताया गया जी वीसी साहब आपका वेट कर रहे हैं। हम बड़े हैरान हुए कि ये कौन बंदा है जिसका वीसी वेट कर रहा है। खैर चले, हमने इग्नोर कर दिया। हम जिस काम गए थे, वीसी के पीए से मिलना था, मिलके हम वापस आ गए। 2 या 3 दिन गुजरे तो वो बंदा हमारे डिपार्टमेंट में एज ए फाइनेंस लेक्चरर बैठा हुआ था। उसको देख के हमें फील हुआ कि यार ये क्या मजाक है। तो हमारी परसेप्शन ये क्रिएट हुई उस वक्त देख के कि यार ये को अनपढ़ सा बंदा है, पता नहीं ये कुछ कोई यूनिवर्सिटी को काम करवाना हो, काम करने वाला होगा, तो यूनिवर्सिटी बुलाया इसको कि कोई काम का कोई ठेका वगैरह है या कोई काम इसको देना है। और जब हमने उसको ऑफिस में वहां पे अपने डिपार्टमेंट में देखा तो हम हैरान हो गए कि यार ये बंदा पढ़ा लिखा है। और बाद में उसके इंट्रोडक्शन जब हुआ तो पता लगा ये तो पीएचडी डॉक्टर है। ठीक है। तो उसके पहनावे से हमने एक परसेप्शन क्रिएट की कि ये तो कोई काम करने वाला है। दिस इज द परसेप्शन। नेक्स्ट आते हैं एटीट्यूड्स। एटीट्यूड्स आर द कंप्राइज्ड ऑफ फीलिंग, बिलीव्स एंड बिहेवियर्स। और मेरा नहीं ख्याल इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है, ये हर बंदा जानता है। क्योंकि सबसे ज्यादा एटीट्यूड वैसे खवातीन में होता है। वीडियो रिकॉर्डिंग है, लड़ाई ना हो पे कमेंट नहीं आना शुरू हो जाए। वैल्यूज, वैल्यूज आर लॉन्ग राइट लास्टिंग। सर। हाँ जी। जी आप ठीक कह रहे हैं सर जी। कह तो ठीक रहा हूँ लेकिन खैर कोई गल नहीं, कह रहे हैं, कह रहे हैं। वैल्यूज और लॉन्ग लास्टिंग बिलीव्स अबाउट व्हाट इज इंपॉर्टेंट, वर्थवाइल एंड डिजायरेबल। लोग अपनी वैल्यूज भी बनाते हैं और ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूज भी होती हैं, और वो लॉन्ग लास्टिंग होती हैं, जरूरी होती हैं, डिजायरेबल होती हैं और वर्थवाइल होती हैं। अपना वर्थ रखती हैं, जो वैल्यूज होती हैं किसी भी तरह की हो सकती हैं। फिर आते हैं एथिक्स। अ की वर्क रिलेटेड वैल्यू इज द एम्प्लॉय एथिक्स। दोज हु होल्ड द रिलेटिविस्ट व्यू ऑफ एथिक्स बिलीव दैट व्हाट इज राइट और रॉन्ग डिपेंड ऑन द सिचुएशन और कल्चर। ये एथिक्स है जनाब, कि क्या सही है क्या गलत है। और सबसे ज्यादा एथिक्स तो हमारा दीन हमें सिखाता है। नेक्स्ट आ जाए जी। मेरा ख्याल है जी बस ठीक काफ़ी है, यही चीज़ें थी। देखें एथिक्स पे आपने क्लियर कर दिया। ये 2 लेसन आज हमारे हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेसन पे बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।